शुरू करें? हैं? चलो, आज हमें पढ़ना है क्या? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक, छोटा टॉपिक है, इजी है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ चुके हम, लोकसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ चुके। तो जैसे जैसे लोकसभा के सदस्य, उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। वो क्यों, कौन होगा? वो उस भारत का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नियुक्ति का प्रावधान क्या है? अक्सर ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता ही होता है। लेकिन क्या हमेशा प्रधानमंत्री बहुमत दल से चुना जाएगा? तो इसकी शर्त कहीं नहीं है। परंपरा अनुसार देखा गया है कि कई बार बहुमत दल से नेता जो बनता है वही प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। लेकिन 3 बार ये परंपराएं टूटी हैं। पहली परंपरा कब टूटी है? जब प्रधानमंत्री लोकसभा से ना होकर कहां से था? राज्यसभा से। कौन है वो? इंदिरा गांधी। दूसरे एसडी देवगौड़ा, वो ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और इनको भी प्रधानमंत्री बना दिया गया। और तीसरा मिस्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो परंपरा है कि लोकसभा का जो सदस्य होगा वही अक्सर प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। लेकिन ये परंपरा 3 बार टूटी है। तो यही सब है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री पढ़ने से पहले समझो कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, विशेषता, वो क्या है? कार्यपालिका का दोहरापन। पहला, कार्यपालिका कैसी होगी? पहली वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति। आज हम वास्तविक कार्यपालिका के रूप में क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक, इसको आज उठा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कैसे होता है ये हम पता कर चुके हैं। आज फिर से रिपीट कर देंगे। और पीएम कैसे नियुक्त होगा, ये नियुक्त कौन करेगा इसको? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, शुरू करें अब आगे। देखो, ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से ली? यूके। लेकिन क्या जैसी ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था है, क्या ठीक वैसी संसदीय शासन व्यवस्था भारत की है? नहीं। क्यों? देखो, वहां पर जो कार्यपालिका का जो 2 रूप है, कौन कौन सा? एक है नॉमिनल और एक है रियल। नॉमिनल जो हेड है, वो नॉमिनल हेड हमेशा वंश के आधार पर गद्दी को प्राप्त करेगा। कहां पर? ब्रिटेन में। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉमिनल हेड है वो कैसा है? वो निर्वाचित होता है और वंश के आधार पर नियुक्त नहीं होगा, जैसे भारत का। और यूके में क्या है? वो महारानी या महाराज, हाँ या ना? तो हमने लिया तो संसदीय शासन व्यवस्था यूके से है, लेकिन एज इट इज संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट नहीं किया है। हमने क्या किया है? नॉमिनल हेड चुना, रियल हेड चुना। लेकिन नॉमिनल हेड भी कैसा है? इलेक्टेड। और यहीं से भारत और यूके में अंतर आ जाता है। यूके क्या है? यूके डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है, है ना? इंडिया, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। अर्थात रिपब्लिक होने की कितनी शर्तें? तो पहली शर्त तो यही है कि जो सर्वोच्च पद है उस पर वंश का व्यक्ति नहीं बैठेगा, बल्कि सर्वोच्च पद कैसा होगा? निर्वाचित होगा। ये बात समझ में आई? किसी भी देश के गणतंत्र होने की पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त क्या है? सभी लोगों के लिए समान अवसर की विशेषता होगी। तीसरी शर्त क्या है? कोई भी विशेषाधिकार वर्ग गणतंत्र देश में नहीं होगा। और चौथी विशेषता क्या है? कि संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होगी। ठीक है, यूके में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब आ जाओ, कितने प्रकार के हेड? एक रियल और एक नॉमिनल। ये कौन है?
भारत का राष्ट्रपति, और रियल कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना कहीं क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन है जो राज करता है किंतु शासन नहीं, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति की। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए क्या बात आएगी? शासन करता है लेकिन राज नहीं। ये किसकी बात हो रही है? सोचो, इस लाइन को पढ़ो, राज करता है शासन नहीं, मतलब संघ के समस्त कार्य किसके नाम पे किए जाएंगे? राष्ट्रपति के। लेकिन उन कार्यों का सही से संपादन कौन कर रहा है? उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन सारे कार्यों के पीछे कौन व्यक्ति? प्रधानमंत्री। ये काम नहीं कर रहा, लेकिन सारे कामों के पीछे किस व्यक्ति का नाम? राष्ट्रपति। इसलिए शासन करता है राज नहीं, राज करता है शासन नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और इनको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द नेशन। अंतर समझ में आ गया? अब ले आए हम प्रधानमंत्री को। चलो, प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? निर्वाचित, ऑप्शन, अरे क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, देखो निर्वाचन की अगर बात करें तो सुनो मेरी बात, निर्वाचन का मतलब या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है तो जनता डायरेक्ट इस पर पार्टिसिपेट करेगी। जैसे कौन से चुनाव? लोकसभा के एमपी के चुनाव और विधानसभा के एमएलए के चुनाव, या पंचायतों के चुनाव, या नगर पालिका के चुनाव। तो ऐसे चुनाव कैसे हैं? प्रत्यक्ष। दूसरे प्रकार के चुनाव कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष। इसमें जनता डायरेक्ट शामिल नहीं होती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के केस में ना ही इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा, ना ही अप्रत्यक्ष, बल्कि जब बहुमत दल प्राप्त होगा, राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? सामान्यतः 5 वर्षों में। तो जैसे ही लोकसभा विघटित हुई और नए लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा। तो बहुमत प्राप्त पार्टी इन बहुमत दल में से किसी को अपना एक नेता चुनेगी। वही क्या कहलाएगा? बहुमत दल का नेता। इस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर और प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री होता है क्या? नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है। कौन कर रहा है? लोकसभा के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। समझ में आई बात? ये नाम निर्देशित है, ये मनोनीत होता है शब्द, मनोनीत या नाम निर्देशित। हाँ जी, राष्ट्रपति ने जिसको चाहा उसको मनोनीत कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन बहुमत दल जिसको बोलेगा उसको बनाएगा। समझ में आई? नहीं, बहुमत दल कौन? अब देखो कैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त करेगा। लोकसभा के चुनाव हुए, वर्तमान में कितनी लोकसभा की सीटें? 543। इस 543 को लेकर चुनाव होंगे सभी सीटों के लिए। तो बीजेपी कितनी पार्टियां हैं? लेके चलो, बड़ी बड़ी पार्टी। ये सब पार्टियां
543 सीटों में अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करेंगी। कितनी बीजेपी कितनी सीटें को लिए खड़ा करेगी? 543। कांग्रेस 543, सपा 543, आप 543 खड़ा किया। चुनाव हुए, निर्वाचन होने के बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के बाद किसको बहुमत मिलेगा? तो बहुमत क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है कुल पड़े सीटों का 50% प्लस 1। तो 543 का 50% कितना हुआ? 272 प्लस 1 273। अर्थात इस 543 सीटों में जिस पार्टी को 273 सीटें प्राप्त होंगी वो क्या कौन सा दल बन जाएगा? बहुमत। निर्वाचन के बाद किसको बहुमत मिला? किसी भी इनमें से किसी एक पार्टी को। किसको लेके चले? बीजेपी को बहुमत मिल गया। जैसे बहुमत मिला यानी बीजेपी क्या बन गई? है ना, बहुमत दल। बहुमत दल तुरंत मीटिंग करेगी, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसके अगले दिन मीटिंग करेगी और इस मीटिंग में इन बहुमत दल में से अपने को एक नेता चुनेगी, बहुमत दल का नेता। परंपरा अनुसार क्या है? यह बहुमत दल का नेता कहां से होना चाहिए? बहुमत दल से या लोकसभा से, है ना। यह परंपरा है, होनी चाहिए। लेकिन ये जो परंपरा है कितनी बार टूटी है? 3 बार। बहुमत दल का नेता अक्सर ये देखा गया कहां से हुआ है? बहुमत दल से, अर्थात लोकसभा से। लेकिन 3 बार भारतीय राजनीति में 3 बार ऐसा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री बना वो बहुमत दल का नेता, बहुमत दल से नहीं था। नेता तो होगा ही। जैसे किसी भी व्यक्ति को, तुमको अगर इन्होंने बहुमत दल ने अपना नेता बना दिया तो तुम क्या हो गए? बहुमत दल के नेता। लेकिन तुम जरूरी नहीं कि तुम लोकसभा के हो, है ना। कब कब हुआ? चलो बहुमत दल का नेता बन गया, यही बहुमत दल का नेता क्या कहलाएगा? पीएम। तो क्या पीएम का चुनाव हुआ? चुनाव हुआ किसका? लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक पार्टी को क्या मिला? बहुमत। वही क्या बन के उभर के आ गया? बहुमत दल। और बहुमत दल ने मीटिंग करके किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया? अपना नेता। वही बहुमत दल का नेता क्या कहलाएगा? पीएम। इसको कौन नियुक्त करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? यहां से 2 क्वेश्चन निकल आए। प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता भी होता है, और प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट आ जाओ। जैसे ही अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, ये व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। इसी शब्द में छुपा है सब। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री मंत्री है, लेकिन सभी मंत्रियों में प्राइम है। यानी सभी मंत्रियों में प्रथम मंत्री कौन? प्रधानमंत्री। और सारे प्रधानमंत्री को सारी मंत्रिपरिषद क्या करेगी? उसके कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी। हाँ या ना? पक्का? अब जैसे ही यहां पे पीएम अपॉइंट हो गए, कौन? जैसे ही यहां पीएम अपॉइंट होगा, पीएम क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, और ये लिस्ट बना के किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये लिस्ट किसकी होगी? ये उन मंत्रियों की लिस्ट होगी जिनकी सहायता प्रधानमंत्री चाहते हैं और अपने कार्यों को संपादन कराना चाहते हैं। वो कौन होंगे? यही होती है मंत्री परिषद। हाँ या ना? तो मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है तो मंत्रियों को कौन नियुक्त करेगा? और मंत्री तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। अर्थात मंत्री कब तक? तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री कब तक? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष?
सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी उनको हटा सकता है, लेकिन शर्त है। यह प्रसाद प्रदान का मतलब प्रधानमंत्री के लिए क्या है? जब सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो राष्ट्रपति कभी भी फिर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद। आगे बात समझ में? पक्का? तो क्या लगाओगे सोचो। देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 याद करो फिर से, क्या कह रहा है? एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उस मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 75 कह रहा है, अभी आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, जब भी किसी मंत्री को राष्ट्रपति कब हटाएगा? हालांकि वो प्रसाद पर्यंत पद है, लेकिन राष्ट्रपति को क्या खुजली हो रही है? किसके कहने पे? एक मंत्री को, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को कौन कहेगा? यही लिखा है। किसी भी, चलो अमित शाह को उनके पद से हटाने के लिए मुर्मू जी को कौन कहेगा? समझ लो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन विभाग से बर्खास्त करने के लिए कौन कहेगा? क्या मुर्मू जी को अपने आप से हटा सकती हैं वो? क्यों नहीं हटा सकती? क्योंकि अनुच्छेद 74 इसकी गवाही दे रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसके जस्ट 75 में क्या है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान, तो जो प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे वही राष्ट्रपति जी करेंगे। समझ में आ गई बात? इनको हटा दो तो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उनको हटा दिया जाएगा, है ना? चले आगे। आ गया प्रधानमंत्री। तो क्या होता है? प्रधानमंत्री, ऐसा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होता है? नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि 3 बार ऐसा हो चुका है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था। क्या प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का एक का सदस्य होना जरूरी है? नहीं है। क्यों? HD देव गौड़ा जिस वक्त ये प्रधानमंत्री बनाए गए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए, उस समय ये कर्नाटक के क्या थे? CM थे। शर्त है, किसी भी सदन का सदस्य ना होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे किसी भी एक सदन का सदस्यता लेनी अनिवार्य हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है वो ना ही लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का, और वह बन गया क्या? PM। तो PM बनने के बाद उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ? तो मोदी जी की नजर अगर मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो हम भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? 6 माह के भीतर हमें किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। हाँ, विधानसभा के सदस्य हैं और उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी प्रधानमंत्री बनते ही, और 6 माह के भीतर इन्हें किसी एक सदन से का सदस्य होना पड़ा। समझ में आ गई बात? पक्का? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? योग्यता क्या है? अरे भाई, लोकसभा के सदस्य तो है ना एक तरह से। तो क्या होगा? पहला, PM शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। बहुत बढ़िया, ये हाल है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। तीसरा, विकृत ना हो। चौथा, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित। ये सब योग्यताएं भी याद करनी पड़ेंगी क्या तुम लोग को? अब सुनो, सोचो, दिमाग लगाओ। प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सकता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी हो सकता है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री बन गया तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? फंस गए? फिर से सुनो, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया,
तो उस व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होगी? सेंस ऑफ ह्यूमर तुम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस, शुतुरमुर्ग की तरह गड्ढे के अंदर घुसा हुआ है। जब तूफान आता है शुतुरमुर्ग क्या करता है? अपनी मुंडी मिट्टी में घुसा देता है और उसको लगता है कि तूफान चला गया। क्या वास्तव में तूफान गया? वही तुम लोग की हाल है। क्वेश्चन पूछा, घुस गए, मुंह अंदर घुस गए। अगर राष्ट्रपति ने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है जो राज्यसभा का सदस्य है, तो उस नियुक्त व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होगी? तो जो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता क्या है? वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित दिवालिया घोषित ना हो और विकृत ना हो। तो उस व्यक्ति की पीएम की उम्र कितनी होगी? कम से कम। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बस यही वाला। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री नियुक्त होने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। याद रखना, न्यूनतम पूछना ना, तो न्यूनतम 25 और 30 में सबसे न्यून क्या है? न्यूनतम। ठीक है, पक्का। अधिकतम उम्र कितनी होगी? यह है मिनिमम एज। मैक्सिमम एज कितनी होगी? इसकी जानकारी संविधान में नो लिमिट। आगे बात समझ में? ये सब प्री के क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जाके एक बार प्राइम मिनिस्टर के पढ़ने के बाद जाके आज क्या देखना कि प्रधानमंत्री संबंधित कितने क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता में 25 वर्ष की न्यूनतम एज होना आवश्यक है। राज्यसभा में 30 वर्ष है। राज्यपाल की, इसको ऐसे याद रखो। देखो, अगर किसी भी पद के लिए चुनाव हो रहा है, याद रखना, किसी भी पद के लिए, तो अधिकतम उम्र नहीं होगी उसमें। लेकिन परीक्षा देकर किसी पद को प्राप्त कर रहा हो तो उसकी अधिकतम उम्र, ऐसे याद कर लो। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितने समय तक काम करेगा? अधिकतम उम्र क्या? सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है उसकी? 65। हाई कोर्ट के जज की 62 वर्ष। तो अपॉइंट या एग्जाम के थ्रू जा रहा है तो उसकी अधिकतम उम्र होगी, लेकिन चुनाव के थ्रू जा रहा है तो उसकी अधिकतम उम्र नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम उम्र होगी। समझ में आ गई बात? पक्का। चलो एक चीज और देखो, ये पीएम क्या हो गए? किसके द्वारा? शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति हुआ तो बिना कुछ सोचे राष्ट्रपति लगा देना। नहीं हुआ ऑप्शन में राष्ट्रपति तब तो दूसरा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी। क्या होगा? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति। नहीं हुआ तो ये लगा देना। अगर ये भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अगर राष्ट्रपति हुआ तो राष्ट्रपति लगा दो ऑप्शन। ये नहीं हुआ तो ये होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी। ये भी नहीं हुआ तो प्रोटेम स्पीकर। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर गद्दी पे बैठेगा तो क्या करेगा? अपनी शक्तियों का प्रयोग, अर्थात पीएम के कार्य। तो सोचो क्या क्या पीएम के कार्य हो सकते हैं। अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य है। इसी के जस्ट बाद वाला 75 क्या कह रहा है कि इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा?
तो राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे सलाह किसकी हो रही है? प्रधानमंत्री की। तो पहला कार्य समझ में आया क्या? राष्ट्रपति को सलाह देना। दूसरा बताओ, इनडायरेक्टली काम है, इसके डायरेक्टली काम का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों में से आ रहा है या बहुमत दल से आ रहा है, तो अलग से स्पेसिफिक काम का घोषणा नहीं की गई है। इसके इनडायरेक्टली काम क्या क्या है? संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, और तथा वह उस कार्यों को खुद करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा कराएगा। क्या वास्तव में ऐसा है? करता कौन है? दूसरा, विकास कार्यों में सहयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही समय समय पर योजनाएं लाई जाती हैं। कौन ला रहा है? किस लिए लाई जा रही? विकास कार्य। तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य बताओ। मंत्री परिषद को क्या करना? उसको क्या लीड करना, तथा मंत्री परिषद को की बैठक में अध्यक्षता करना। यह कार्य किसका है? जब मंत्री परिषद का प्रधान कौन है, तो जब भी मंत्री परिषद बैठेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ या ना? इसी तरह से चौथा कार्य, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। पांचवा, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। समझ में आ गई बात? पक्का? अब देखो, अगर तुमने ये पीएम का ये जो मोटे मोटे टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन से, क्या क्या देखा हमने? छोटा टॉपिक था इसलिए बता रहे हैं, यही शुरू किया। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था किसकी है? भारत की। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। हाँ है ना? इस दोहरी कार्यपालिका का मतलब, कार्यपालिका के दो प्रकार, एक वास्तविक और दूसरा नाम मात्र। वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की कार्यपालिका किसके हाथों में? राष्ट्रपति के हाथों में। फिर क्या देगा? यूके। अच्छा, हटा दो। तीसरा देखो, हाँ, रियल कौन है? रियल पावर किसके हाथों में? और नॉमिनल पावर किसके हाथों में? राष्ट्रपति के। इसलिए इसको क्या कहा गया? शासन करता है लेकिन राज नहीं। इसलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुआ? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल कार्यपालक है, राज करता है, शासन नहीं। इसलिए वो क्या हो गया? हेड ऑफ द नेशन। नियुक्ति की बात आई तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ना ही निर्वाचित होगा। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे? कैसे? चुनाव किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होगा। उन सदस्यों में से जिसको भी 50% प्लस 1 सीटें प्राप्त होंगी वो क्या बन जाएगा? बहुमत दल। और बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा, जिसे नियुक्त कौन करेगा? फिर योग्यता। तो योग्यता वही है जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, नो लिमिट। अगर व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह व्यक्ति पीएम के लिए नियुक्त होता है तो उसकी न्यूनतम एज कितनी होगी? यह ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शपथ कौन दिला रहा है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके द्वारा नियुक्त कोई, यह भी नहीं हुआ तो प्रोटेम स्पीकर। शक्तियों का कार्य, क्या क्या शक्तियां, मतलब उसके कार्य क्या क्या है तो हमने देखे, ये कार्य है। ठीक है, एक कार्य और देखो, एक कार्य और है
इसमें लिखा है, ये हेडिंग है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसके तहत 78 के तहत हमने शुरुआत में क्या लिखा था, कितने आर्टिकल लिखे थे? 74, 75 और 78। 74 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी तथा वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। 75 क्या कह रहा है? इस मंत्रिपरिषद का एक प्रधान, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? 78 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? सुनो, यदि भारत का प्रधानमंत्री संघ से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी यात्रा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसकी जानकारी वो किसको देगा? यात्रा करके जैसे ही वापस आएगा, अगले दिन वो राष्ट्रपति के पास जाकर यात्रा के दौरान जो भी यात्रा विवरण है, यानी यात्रा विवरण की संपूर्ण जानकारी वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये 78 है, यानी ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य को उस पर आरोपित कर रहा है। कौन? 78। समझ में आएगी बात? अगर 78 का क्लॉज 1 है, मान लो प्रधानमंत्री तेज तर्रार, राष्ट्रपति भी तेज तर्रार, 78 क्लॉज 2 का यूज कर लेंगे कौन? मजबूत राष्ट्रपति। जैसे इनका यूज किया, 78 क्लॉज 2 का यूज हुआ है। कब हुआ है? राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कहाँ गए? भारत चीन यात्रा, चाइना यात्रा। 1962 के बाद राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जो चाइना गए। चाइना जाकर वापस आ गए, लेकिन राष्ट्रपति को 78 क्लॉज 1 के तहत कोई भी जानकारी नहीं थी। अंगेस्ट में राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह, ये भी तेज तर्रार आदमी। तुमने जानकारी नहीं दी, मैंने 78 क्लॉज 2 का तहत यूज करके क्या कर लिया? जानकारी मांग ली। किससे? राष्ट्रपति ने किससे मांगी? यदि किसी राष्ट्रपति ने 78 क्लॉज 2 का यूज किया तो प्रधानमंत्री सारी जानकारी देने के लिए बाध्य है। बांध दिया। लेकिन यह शक्ति का यूज, 78 क्लॉज 2 का यूज कौन करेगा? एक ऐसा ही राष्ट्रपति यूज कर सकता है जिसका व्यक्तित्व कैसा हो? मजबूत हो। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी, जैसे इनके पहले कौन थे? व्यक्तित्व की बात है। ये 78 क्लॉज 2 यानी डायरेक्ट आपने प्रधानमंत्री के ऊपर क्या कर दिया? हाँ, आना पड़ेगा। ये कहेंगे, इन्होंने बुलाया, ज्ञानी राजेंद्र प्रसाद ने डेली बुलाते थे। सुनो, राजेंद्र प्रसाद जी जवाहरलाल नेहरू को डेली बुलाते थे, आओ चाय पिए। तो नेहरू जी जाते थे कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन, और चाय पीते पीते पूरी चर्चा होती थी और उसी बातों में राजेंद्र प्रसाद सारी बातें निकाल लेते थे। ये देश के मामले की बात है यार, ऐसे तो नहीं तुम्हारे घर की बात हो रही हो कि बीवी से 2 चाटे खा लिए लेकिन नहीं बताए। बताना पड़ेगा। चलो, ये था प्रधानमंत्री, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, PYQ देखना कोई भी, और प्रधानमंत्री के संबंध में जितने क्वेश्चन आए हैं करने की कोशिश करना। कुछ चीजें और ये तो पूछा जाता है, ठीक, ये सब हो गया। अब इसमें फैक्चुअल डिटेल क्या पूछी जाती, देखो। कैसे क्वेश्चन बनते, देखो। जैसे निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? फैक्ट है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। जैसे ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसको विश्वास मत नहीं मिला और अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उसको रिजाइन देना पड़ा? जैसे ऐसे कौन से भारतीय राजनीतिक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने संसद का एक बार भी मुंह नहीं देखा? समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे लेकिन राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये फैक्चुअल है। ये फैक्चुअल कहाँ मिलेगी? यूट्यूब या कहीं भी जाके सर्च करना और ये फैक्चुअल डिटेल निकाल लेना, मत निकालना। PYQ देखोगे, PYQ से ही निकाल लेना, बस तुम्हारा प्रधानमंत्री का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये प्री में आता है, मेंस में नहीं आता। बाकी कल हम लोग मिलते हैं हाई कोर्ट के साथ, ठीक है।